चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक को जिसका नाम है प्रिज्म। ठीक है, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं लेंस के बारे में और उसका सारा कंसेप्ट समझ चुके हैं। उस टॉपिक को क्लोज किए और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रिज्म को। तो आज जानते हैं प्रिज्म क्या है। तो हम हेडिंग डाल रहे हैं, आप लोग स्टार्ट हो। हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं प्रिज्म। प्रिज्म है क्या? तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, पारदर्शी पदार्थ का बना होता है प्रिज्म, जिसका सभी सतह समतल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, वो प्रिज्म है। तो हम पहले प्रिज्म को डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिए। तो प्रिज्म इज मेड ऑफ transparent material whose जिसका all surfaces are plain and smooth, जिसका सभी सतह समतल और चिकना होना चाहिए। and incident surface and emergent surface never parallel to each other। प्रिज्म इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। प्रिज्म पारदर्शी पदार्थ का बना होता है, कुछ और सरफेसेस आर प्लेन एंड स्मूथ। प्रिज्म सारे मटेरियल को हम प्रिज्म नहीं कहेंगे। प्रिज्म के लिए ध्यान रखना है कि वो मटेरियल प्रिज्म कहलाएगा जिसका सभी सतह प्लेन होगा, स्मूथ होगा। मतलब उसका जितना सरफेस है, जितना फेस है, वो सारा फेस प्लेन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो इंसिडेंट सरफेस, उसका आपतित सतह, आप लोग समझ रहे हैं आपतित सतह, जिस सतह पर प्रकाश की किरण, प्रिज्म के जिस सतह पर प्रकाश की किरण आपतित हो वो आपतित सतह होगी। एंड इमर्जेंट सरफेस, निर्गत सतह। निर्गत सतह, जिस सतह से प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर निकलेगी वो प्रिज्म का इमर्जेंट सरफेस होगा। और वो दोनों सतह नेवर पैरेलल टू ईच अदर, कभी एक दूसरे के समानांतर नहीं होने चाहिए। तो ध्यान रखिए प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म पारदर्शी पदार्थ का बना होता है, जिसका सभी सतह समतल तथा चिकना होता है और आपतित सतह तथा निर्गत सतह कभी भी एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं। तो प्रिज्म वो कहलाता है, वो पारदर्शी पदार्थ प्रिज्म कहलाएगा जिसका सभी सतह समतल चिकना होगा। और दूसरा, उसका आपतित सतह, निर्गत सतह कभी एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगे। तो कोई भी अराइज करे क्वेश्चन कि क्या कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल प्रिज्म होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। प्रिज्म वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल प्रिज्म कहलाएगा जिसका आपतित सतह, निर्गत सतह एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगे। और दूसरा कंडीशन आपको बोलना है कि आपतित सतह और निर्गत सतह कभी एक दूसरे के आपतित सतह, निर्गत सतह समानांतर नहीं होंगे। और क्या बोलना है आपको कि सभी सतह उसका क्या होना चाहिए? प्लेन और स्मूथ होना चाहिए। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल, अगर हम सरफेस इस तरह से बनाते हैं और कहते हैं ये ट्रांसपेरेंट है, क्या ये प्रिज्म है?
यहाँ से रे गई और यहाँ से रे निकली। तो हम देख रहे हैं इस पे रे इंसिडेंट की तो ये हो गया आपतित सतह, और यहाँ से रे प्रिज्म से बाहर निकल रही है तो ये हो गया निर्गत सतह। तो एक कंडीशन तो है आपतित सतह निर्गत सतह तिरछे है, समानांतर नहीं है। तो चलिए आपतित और निर्गत सतह एक दूसरे के समानांतर नहीं है, एक कंडीशन तो है, लेकिन इसका एक सरफेस प्लेन ना होकर कर्व है, तो ये सतह प्लेन नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, तो इसे हम प्रिज्म नहीं कहेंगे। तो प्रिज्म के लिए आपको ध्यान देना है, या इस तरह का दे दे, यहाँ रे दिखा है ना। अब इसमें देखिए इसका सारा सरफेस क्या है, आपका प्लेन है, सारा सरफेस प्लेन है इसका, लेकिन ये सरफेस जिस पर रे इंसिडेंट कर रही है वो आपतित सतह हो गया, और यहाँ से रे निकल रही है तो ये निर्गत सतह हो गया, और ये दोनों सतह एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, तो ये भी प्रिज्म नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर इसी रे को हम यहाँ दिखा दें, इससे इंसिडेंट कर रही है और इस सरफेस से निकल रही है, तो अब हम कहेंगे कि ये प्रिज्म है। क्यों? क्योंकि इसका सारा सतह क्या हो गया, समतल हो गया, और आपतित सतह निर्गत सतह क्या है, एक दूसरे के समानांतर नहीं है, तो ये प्रिज्म कहलाएगा। तो प्रिज्म का दो कंडीशन, कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल प्रिज्म कहलाएगा, उसके लिए दो कंडीशन आपको देखना है, उसका सारा सरफेस क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, समझ रहे हैं, उसका सारा सरफेस क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, और आपतित सतह निर्गत सतह कभी एक दूसरे के समानांतर नहीं होने चाहिए, तो वो बॉडी क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। तो प्रिज्म आप किसी भी शेप का बना सकते हैं, लेकिन जैसे ये देखिए ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म नाम अगर दें तो PQR, यहाँ रे इंसिडेंट किया और यहाँ से रे निकल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सारा सरफेस क्या है, स्मूथ है और प्लेन है, और आपतित सतह निर्गत सतह एक दूसरे के समानांतर नहीं है, तो ये प्रिज्म कहलाएगा। कैसा प्रिज्म है, किस शेप का है, तो ट्रायंगुलर आकार का है, त्रिभुज प्रिज्म है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेयर यहाँ PQ, देखिएगा PQ प्रिज्म का कौन सा सरफेस है, तो PQ पर रे ऑफ लाइट आकर इंसिडेंट कर रही है, आपतित हो रही है, तो PQ हो गया आपका इंसिडेंट सरफेस, आपतित सतह। PR, देखिए PR प्रिज्म का वो सरफेस है जहां से रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो PR हो गया इमर्जेंट, इमर्ज मतलब होता है निकलना, निर्गत होना, इमर्जेंट सरफेस, निर्गत सतह। और देखिए यहाँ एक चीज दर्शा रहे हैं, ए क्या, तो ए देखिए किस किस के बीच में ये एंगल बनाया है, तो एक ये सरफेस जो आपतित सतह है प्रिज्म का, और ये सरफेस जो निर्गत सतह है, मतलब इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस के बीच के एंगल को हम ए से दर्शाए हैं, और इस ए को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ध्यान रखना है आपको, एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग, इसी को और कहते हैं, या क्या कहते हैं इसे, और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण। तो एंगल ऑफ प्रिज्म आप ध्यान रखिए, सबको नहीं कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म किसके किसके बीच का एंगल होगा, तो आपतित सतह और निर्गत सतह के बीच बने कोण को क्या कहा जाएगा, प्रिज्म का कोण कहा जाएगा। तो चलिए हम एंगल ऑफ प्रिज्म को डिफाइन करें, आप नोट करें इसे। तो एंगल ऑफ प्रिज्म में किसके किसके बीच का कोण होता है, आपतित सतह और निर्गत सतह, इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस के बीच
के कोण को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। चले, एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण किसके किसके बीच का एंगल था? तो द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट सरफेस एंड emergent surface of prism is called angle of prism। आपतित प्रिज्म के आपतित सतह, हम लोग देखें फिगर में कि आपतित सतह तथा निर्गत सतह के बीच बने कोण को प्रिज्म का कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाई, इसे क्या से दर्शाते हैं? ए से। इट इज डिनोटेड बाई ए, प्रिज्म के कोण को ए से दर्शाया जाता है। और ये किसके किसके बीच क्या होता है? तो इंसिडेंट सरफेस, इमर्जेंट सरफेस के बीच जो कोण बनता है उस कोण को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अगर आप ऐसे दर्शाया हुआ है तो आपको ध्यान देना है कि ये सरफेस से अगर इसको हम नाम दें PQR, तो आप देखिए PQ सरफेस पर रे ऑफ लाइट आ रही है और QR से निकल रही है, तो ये सरफेस हो गया आपका इंसिडेंट और ये हो गया इमर्जेंट। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट सरफेस तो है लेकिन PR इमर्जेंट सरफेस नहीं है। आपको यह ध्यान देना है कि इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस मतलब प्रिज्म के जिस सरफेस पे प्रकाश की किरण आपतित हो और प्रिज्म के जिस सरफेस से प्रकाश की किरण बाहर निकले, वो दो सरफेस के बीच जो एंगल होगा वो कहलाएगा प्रिज्म का कोण। ठीक है, तो ये एंगल नहीं होगा, ये एंगल नहीं होगा क्योंकि इसमें इमर्जेंट सरफेस है, इंसिडेंट सरफेस नहीं है। ये नहीं होगा क्योंकि इंसिडेंट सरफेस है, इमर्जेंट सरफेस नहीं है। और एंगल ऑफ प्रिज्म कौन होगा? क्यू पर का एंगल जो इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस के बीच होगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो एंगल बनाना है आपको वो हमेशा इंसिडेंट और इमर्जेंट सरफेस के बीच बनाना है और उस एंगल का नाम हम क्या देंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म देंगे। ठीक है, क्लियर है? ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है ताकि डेरिवेशन में आप क्लियर रखिए कि कौन होगा एंगल ऑफ प्रिज्म और कौन इमर्जेंट सरफेस, कौन किसे कहेंगे हम इंसिडेंट सरफेस। तो इस सब छोटे छोटे पॉइंट्स को आप ध्यान रखो। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले डिविएशन ऑफ प्रिज्म, डिविएशन ऑफ लाइट इन या फ्रॉम प्रिज्म। प्रिज्म से देखते
है प्रकाश का विचलन। प्रिज्म से प्रकाश का विचलन। तो डिविएशन देखेंगे लाइट का, जब लाइट को प्रिज्म पर इंसिडेंट कराएंगे तो वो लाइट कितना डिविएट होती है प्रिज्म से, वो हम देखेंगे। देखिएगा, तो ये कोई प्रिज्म है PQR, कैसा प्रिज्म है? ट्रायंगल प्रिज्म है, जिसपे PQ सरफेस पर, अच्छा उससे पहले मीडियम दर्शा देते हैं। इधर एयर है, इधर भी एयर है, मतलब प्रिज्म रखा गया उसके चारों तरफ एयर है, ठीक है। और ये प्रिज्म किसी मटेरियल का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। कोई भी ऑफ लाइट PQ सरफेस पे क्या करा है? इंसिडेंट करा है। क्या डालेंगे? नॉर्मल, क्योंकि हम जानते हैं कि इधर एयर है तो इधर ग्लास है। कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो मीडियम चेंज होता है तो रे स्ट्रेट ना जाकर डिविएट हो जाता है। तो ये नहीं जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर क्या हुआ? इधर रेयर मीडियम, एयर रेयर होता है तो ये रेयर मीडियम है, और ये क्या है आपका? डेंसर मीडियम। तो जब ये रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ती है, तो ये सीधा ना जाके नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। ऐसे ना जाकर मुड़ेगी, सीधा ना जाकर क्या होगी? मुड़ेगी। किसकी ओर? नॉर्मल की ओर। तो हम यहाँ से बैंड कराते हैं, मुड़ गई। अच्छा, पहले इसका हम देख लेते हैं। PQ सरफेस पर जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया उसका कौन इंसिडेंट एंगल होगा, कौन इमर्जेंट एंगल, सॉरी रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो आइए देखते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बने कौन कौन इंसिडेंट एंगल? I1 से दर्शा रहा है। ये रे जाना चाहिए था स्ट्रेट, इतना बैंड किया तो ये हो गया आपका अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल के बीच का कौन हो गया? रिफ्लेक्टेड एंगल। रे स्ट्रेट जाना चाहिए था, इतना मुड़ गया तो इतना इसका क्या हुआ? डिविएशन हुआ, Δ1। देखिए, जब प्रिज्म अभी दोनों सरफेस पे नहीं गया है, प्रिज्म अभी एक सरफेस पर इंसिडेंट किया और वहां से जब प्रिज्म के अंदर रे ऑफ लाइट गया तो उस प्रिज्म सीधा ना जाकर उस प्रिज्म में लाइट क्या हुआ? डिविएट हुआ। कितना डिविएशन हुआ? तो ये टोटल एंगल I1 है तो ये टोटल एंगल I1 होगा, ध्यान दीजिए। ये टोटल एंगल I1 तो ये टोटल एंगल I1, और इतना है R1 तो ये एंगल हो जाएगा I1 माइनस R1। फिर से ये टोटल एंगल I1 और ये है R1, तो इतना कितना बचेगा? टोटल में R1 घटाएंगे तो I1 माइनस R1, तो Δ1 हो गया PQ सरफेस से डिविएशन I1 माइनस R1। अब ये रे ऑफ लाइट जो आगे बढ़ रही है ये और आगे बढ़ेगी और प्रिज्म की सतह PR पर जाकर क्या हो गई? आपतित हो गई, इंसिडेंट कर गई। अब जब देखिए कि फिर ये रे ऑफ लाइट आगे सीधे चली जाती है जब मीडियम चेंज नहीं होता, लेकिन इसके बाद देख रहे हैं मीडियम क्या हो जा रहा है? एयर, मतलब ये आप सीधे ना जाकर फिर से डिविएट होगी। अब देख रहे हैं डेंसर और इधर क्या है? रेयर। अब रे ऑफ लाइट डेंसर से कहां जाएगी? रेयर, तो फिर से हम नॉर्मल डाल रहे हैं। ये रिफ्रैक्टेड रे है जो PR पर इंसिडेंट किया, इसके इंसिडेंट एंगल ध्यान दीजिएगा, PR पर ये रे ऑफ लाइट जो अपवर्तित होकर आ रही है वो PR पर क्या हो रही है? इंसिडेंट। तो पहला का अपवर्तित, दूसरा का इंसिडेंट हो जाएगा। तो उस अपवर्तन कोण को PR का आपतन कोण कहेंगे। ध्यान देना आपको कि PR सरफेस पर यही रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, इसलिए आपतन कोण को I से ना दर्शाकर हम क्या से दर्शा रहे हैं? R से। तो सेकेंड सरफेस के लिए R2 अपवर्तन कोण नहीं, रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं, क्या है? इंसिडेंट एंगल है। अब जाना चाहिए देखो सीधा, लेकिन हम जानते हैं कि जब रे डेंसर से रेयर जाती है तो सीधे ना जाकर नॉर्मल से दूर भागती है। ऊपर जाती है नॉर्मल की ओर तो दूर भागेगी, नीचे भाग गई। ये जो एंगल आया, ठीक है, ये जो एंगल आया ये आया इमर्जेंट एंगल, इतना कोण से रे ऑफ लाइट क्या हो गई? बाहर निकल गई। ध्यान समझ रहे हैं? फिर से कह रहे हैं, फिगर को फिर से समझ लीजिए एक बार।
ये एक प्रिज्म लिए PQR, जिसकी इधर एयर और ये कोई ग्लास का बना हुआ है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जान रहे हो 1 होता है, और ये कोई डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। कोई भी आप लाइट इस पे क्या कराएंगे, इंसिडेंट क्या डालें, नॉर्मल रे देख रहे हैं कहां से कहां जा रहा है, तो रेयर से किधर जा रहा है, डेंसर, तो सीधा ना जाकर क्या होगी, जब रे रेयर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, तो ये मुड़ गई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा गया, इंसिडेंट एंगल। ये रे मुड़ गई, रिफ्रैक्टेड रे प्राप्त हो गई हमें अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहा गया। अब ये रे ऑफ लाइट है, अच्छा प्रकाश को जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन ये क्या हो गई, मुड़ गई, तो इतना क्या हुआ, इस रास्ते से यहाँ पहुंच गई, तो इतना एंगल से वो डिविएट हुई, जिसको हम कहते हैं Δ1 विचलन कोण। ये विचलन कोण कितना होगा, तो ये टोटल I1, तो ये टोटल I1 और इतना R1 है, तो हम I1 माइनस R1 बताए भी हैं कि जब रे रेयर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ती है और अपवर्तन कोण का मान घट जाता है किससे, I1 से, तो हो गया I1 माइनस R1। अब ये रे ऑफ लाइट आगे बढ़ेगी और जाकर किस पर, प्रिज्म के PR सतह पर इंसिडेंट करेगी। फिर से हम क्या डालेंगे, नॉर्मल इंडेक्स। अब क्या देखिए कि रे यहां से जब आगे बढ़ेगी तो मीडियम उसका चेंज हो जाएगा, ग्लास से प्रिज्म से वो बाहर निकलेगी, और जब मीडियम चेंज होता है तो वो सीधा ना जाकर क्या होती है, अपने पथ से डिविएट होती है। अब देखिए आपकी डेंसर से कहां जा रहा है, रेयर, तो जब प्रकाश डेंसर से रेयर जाता है, सघन से बिगड़ जाता है, तो अभिलंब से दूर भाग होता है, तो ये दूर भाग गया, और इस तरह से यहाँ से रे इंसिडेंट किया और प्रिज्म से बाहर ये रे निकला। इस रे को कहेंगे इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे मतलब निर्गत किरण। अच्छा, इस PQ सरफेस को ना देखिए आप PR सरफेस को देखिए, तो PR सरफेस पर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण करते हैं, जिसे I से न दर्शाकर क्या से हम दर्शा रहे हैं, R से, ठीक है। और ये हो गया अपवर्तित किरण PR सरफेस का, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बने कोण को रिफ्रैक्टेड एंगल करते हैं, जिसे हम उल्टा दर्शाएंगे। ऐसे इंसिडेंट को I से दर्शाते हैं और रिफ्रैक्टेड एंगल को R से, लेकिन यहाँ उल्टा दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ R2 और यहाँ I2। R2 क्या है, PR सरफेस का आपतन कोण, और I2 क्या है, PR सरफेस का अपवर्तन कोण, या इसी को हम और क्या कर सकते हैं, निर्गत कोण। अच्छा, अब जब देखिए रे चलना था स्ट्रेट, आ गई यहाँ पर, मतलब इतना क्या हो गई, मुड़ गई, इतना कोण से वो डिविएट हो गई, तो ये कितना होगा, तो पूरा कोण I2 इतना R2 है, तो पूरा I2 में ये R2 घटा देंगे तो I2 माइनस R2, ठीक है। ये आ गया सेकेंड सरफेस से रे ऑफ लाइट का डेविएशन। तो हम टोटल डेविएशन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। टोटल डेविएशन देखने के लिए आप देखो, ये रे ऑफ लाइट गई प्रिज्म पर इंसिडेंट की, और प्रिज्म से बाहर ऐसे हमको मिलना चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट, लेकिन ऐसे स्ट्रेट ना मिलकर यहाँ मिल रहा है, यहाँ डिविएट हो रहा है। रे जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन ऐसे ना जाकर यहाँ प्राप्त हो रही है, हमें प्राप्त होना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये यहाँ प्राप्त हो रही है, मतलब इसको अगर हम पीछे मिलाएं तो ये इतना एंगल से क्या हो जा रही है, डिविएट हो जा रही है। नहीं, देखिए रे जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन प्रिज्म से बाहर रे यहाँ मिला, मतलब ये इतना एंगल से क्या हो गया, डिविएट हो गया, विचलित हो गया अपने रास्ते से, मतलब टोटल डिविएशन प्रिज्म का हुआ डेल्टा। अब इसी डिविएशन को हम निकालेंगे डेल्टा को, ध्यान दीजिए। तो टोटल डिविएशन होने के लिए हम देख रहे हैं कि प्रिज्म से रे ऑफ लाइट दोनों सरफेस पर इंसिडेंट किया, और इसका 2 बार डिविएशन हुआ, एक बार फर्स्ट सरफेस से और एक बार सेकेंड सरफेस से। तो टोटल डिविएशन फ्रॉम प्रिज्म, टोटल डिविएशन
लाइट फ्रॉम प्रिज्म। प्रिज्म से टोटल डिविएशन डेल्टा हुआ, जो किसके बराबर हो गया? तो एक बार फर्स्ट सरफेस से और एक बार सेकेंड सरफेस, दोनों से डिविएशन हुआ, यानी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 का वैल्यू पुट कर दिया I1 माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 हो गया I2 माइनस R2। अच्छा, इससे पहले हम चल देते हैं I1 क्या है। तो PQ सरफेस के लिए है, I1 है इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, और R1 है रिफ्रैक्टेड एंगल, अपवर्तन कोण। इसी तरह PR सरफेस के लिए चलते हैं, तो इसे नोट करेंगे पहले PR सरफेस के लिए। तो PR सरफेस के लिए देखिए I पहले R2, देखिए ये रे इंसिडेंट कर रही है तो R2 हम बोले उल्टा में लिखे हैं, I को R से और R को I से, तो ये R है जो आपका आपतन कोण है। किस सरफेस के लिए PR? तो PR क्या है? इंसिडेंट एंगल ऑफ सरफेस PR। ध्यान रखिए PR सतह का ये क्या है? आपतन कोण है। I2 क्या है? तो I2 को आप रिफ्रैक्टेड एंगल भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ PR सरफेस, या इसी को और कह सकते हैं इमर्जेंट एंगल ऑफ PR सरफेस। तो ये PR सतह का अपवर्तन कोण है या क्या है? निर्गत कोण है। तो ध्यान रखना है कि PQ में आपतन कोण को I से, अपवर्तन कोण को R1 से, रे जा रही है डेंसर से रेयर, जबकि इसमें उल्टा है, रे जा रही है डेंसर से रेयर। इसमें रे कहां से गई? रेयर टू डेंसर, इसमें कहां से जा रही है? डेंसर टू रेयर। इसलिए इसमें आपतन कोण I1, अपवर्तन कोण R1, तो इसमें उल्टा दर्शा दिए, आपतन कोण R2 और अपवर्तन कोण को I2 से, जिसको हम इमर्जेंट एंगल निर्गत कोण भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी कोण से, इतना ही कोण से रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है। क्लियर यहां तक? तो PQR एक सरफेस लिए जिस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा है, PQ सतह, तो PQ हो गया आपतित सतह। रे इंसिडेंट करा है, अभिलंब डाले, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण। जाना चाहिए था रे को स्ट्रेट, लेकिन रेयर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ती है, तो नॉर्मल की ओर मुड़ गई और आगे बढ़ी। तो ये मिला हमें रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और नॉर्मल के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण रिफ्रैक्टेड एंगल का है। रे यहाँ मिलना चाहिए था, यहाँ मुड़ गई, जितना डिविएशन हुआ PQ सरफेस का I1 माइनस R1। अब ये रे आगे बढ़ी और PR सरफेस पर जाकर इंसिडेंट कर गई, नॉर्मल डाला गया, तो नॉर्मल और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा गया। अब रे डेंसर से रेयर जा रही है तो स्ट्रेट ना जाकर नॉर्मल से क्या हुई? दूर भागी, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड एंगल या इमर्जेंट एंगल। ठीक है, और यहाँ से यहाँ मुड़ गई, जितना PR सरफेस से रे का क्या हुआ? डिविएशन हुआ। तो टोटल डिविएशन प्रिज्म का कितने बार हुआ? 2 बार, एक बार PRQ सरफेस से डेल्टा 1 और एक बार PR सरफेस से डेल्टा 2। तो रे हम अंदर प्रिज्म के देखने नहीं जाएंगे, हम देख रहे हैं रे ऐसे मिलना चाहिए था, लेकिन प्रिज्म से बाहर रे यहाँ मिल रहा, मतलब इस रास्ते से इस रास्ते पे मिल रहा, इतना एंगल से रे क्या हो जा रही है? डिविएट। तो टोटल डिविएशन हो गया डेल्टा। चलिए आगे अब निकालते हैं टोटल डिविएशन।
चले, टोटल डिविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म, क्या लिखे, प्रिज्म से प्रकाश का कुल विचलन। चल डेल्टा इक्वल टू डेल्टा, एक बार विचलन हुआ पीक्यू सरफेस से डेल्टा 1 और प्लस डेल्टा 2 और टोटल डिविएशन क्या मिला हमें, डेल्टा मिला। और डेल्टा 1 इक्वल टू कितना है, तो चूंकि डेल्टा 1 है I1 माइनस R1 और डेल्टा 2 है I2 माइनस R2, तो डेल्टा 1 रख दिया I1 माइनस R1, ये हो गया I2 माइनस R2 और डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 और ये दोनों से माइनस को कॉमन ले ले तो R1 प्लस R2। तो एक डिविएशन तो आपका इस रूप में आया I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब जरा देखिए, अगर आपको ये देखिए ये कौन सा फेस है आपका, आपतित सतह, ये आपका क्या है, निर्गत सतह, तो ये दोनों के बीच बने कोण को क्या कहेंगे हम, प्रिज्म का कोण। अच्छा ये नॉर्मल है तो ये सरफेस और ये सरफेस नॉर्मल तो 90 डिग्री, ये नॉर्मल है इस सरफेस पर, पीआर सरफेस पर, तो ये पूरा कोण हो गया 90 डिग्री। इस एंगल को आप कुछ नाम दे दीजिए, फाई थीटा कुछ भी, फाई हम नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं PQR, यहाँ S T, यहाँ नाम देते हैं U। तो हम अब जो डिविएशन लाएंगे, डेल्टा का वैल्यू लाएंगे वो A के रूप में लाएंगे। तो A को लिखते हुए देखिए क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PSTU, तो हम चलेंगे इसमें, इन क्वाड्रिलेटरल PSTU क्या है, आप जानते हैं एंगल P किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, तो एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल U इक्वल टू 360 डिग्री। P पर का कोण है A, S पर का कोण है, देखिए ये सरफेस और ये नॉर्मल, तो ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री। T पर का कोण कितना है 5 और U पर का फिर से ये पूरा कोण, ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों के बीच का एंगल 90 इक्वल टू 360। तो A प्लस 5 90 90 180, तो 360 उधर ले जाते हैं माइनस 180, तो A प्लस 5 इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। इक्वेशन कर देते हैं सेकंड। अब जो देखिए कि आपको डेल्टा में जो है वो I1 प्लस I2 है माइनस R1 प्लस R2 है और यहाँ आया A प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम देखते हैं जरा कि फाई का मान निकाल लेते हैं हम किसके रूप में, फाई कहाँ है, R1 R2 के ट्रायंगल में है, तो R1 R2 के रूप में लाते हैं फाई का वैल्यू R1 और R2। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, आपको ध्यान कर देना यही चीज की जो जो दिखे, त्रिभुज दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल था, ऊपर वाले ट्रायंगल में चले तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब हम चतुर्भुज और नीचे वाले त्रिभुज में चलेंगे, तो नीचे वाले त्रिभुज में चलेंगे ट्रायंगल STU, देखिएगा ट्रायंगल STU, ये एंगल है R1, ये एंगल है R2 और ये एंगल है फाई। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो R1 प्लस R2 प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरा देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को, दोनों का RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा और हम A का वैल्यू ले आएंगे किसके रूप में, R1 R2, जिसका वैल्यू हम पुट करेंगे और डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा A के रूप में। तो चल रहा है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, दोनों का RHS बराबर तो LHS बराबर A प्लस फाई इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस फाई, फाई फाई कट गया तो A इक्वल टू R1 प्लस R2, A का वैल्यू निकल गया R1 प्लस R2 के रूप में। यानी किसी भी प्रिज्म का कोण जो होता है R1 प्लस क्या होगा, R2 होगा।
R1 प्लस R2। अब हम चलेंगे इस R1 प्लस R2 का वैल्यू यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो फिगर मिटा रहे हैं, फिगर में हम बस यही आपको बताएं कि जो त्रिभुज दिखे पहले हम चल दिए इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में चले तो इस त्रिभुज हुआ डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, जहां से हम इक्वेशन फर्स्ट चले। फिर हम क्वाड्रिलेटरल से चले और निकाले a का वैल्यू इस चतुर्भुज से चलकर और फिर त्रिभुज से। तो आपको प्रिज्म में जो दिखे, 2 त्रिभुज या एक चतुर्भुज, इन तीनों में हम चल दिए और a का वैल्यू निकाल दिए R1 प्लस R2। अब इस R1 प्लस R2 का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 है और I1 प्लस I2 रह गया और माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है, A, तो यहाँ पुट कर दिया गया A। तो डेल्टा इक्वल टू आया I1 प्लस I2 माइनस A। एक और फॉर्मूला A के रूप में आया डेल्टा का। अब हम डेल्टा का फॉर्मूला लाएंगे म्यू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में। तो आपका ये प्रिज्म था जो डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिए थे, इधर एयर था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था। ये PQ सरफेस था, ये PR था, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया था I1 एंगल से, स्ट्रेट ना जाकर मुड़ा, ये एंगल R1 था। ये रे आगे बढ़कर PR सरफेस पर इंसिडेंट किया तो इंसिडेंट एंगल R2 और यहाँ से फिर अभिलंब से दूर भागा तो ये हुआ निर्गत कोण I2। ठीक है, अब हम लगाएंगे PQ सरफेस, क्योंकि I1 और R2 का वैल्यू हम लाएंगे म्यू के रूप में। तो रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है प्रिज्म से, एक बार PQ सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ जहां रेयर से कहा गया, डेंसर गया। तो रेयर से डेंसर गया तो एक बार रिफ्रैक्शन हुआ PQ से अभिलंब की ओर मुड़ा, फिर रे आगे बढ़ा तो दूसरे सरफेस पर इंसिडेंट हुआ और रे डेंसर से कहा गया रेयर। तो 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ तो दोनों बार चलेंगे। तो लगा रहे हैं स्नेल का नियम, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑन सरफेस PQ। तो PQ सरफेस पर स्नेल नियम लगाइए। क्या होता है स्नेल का नियम, साइन I1 बटा साइन R1 इक्वल टू I1 का अपोजिट μ2 बटा μ1। μ2 म्यू है, μ1 एयर है तो 1। हम देख रहे हैं कि एक रे इंसिडेंट करा रहे हैं तो ये एंगल स्मॉल होगा। तो चलेंगे फॉर अ स्मॉल एंगल साइन I1 इक्वल टू I1 एंड साइन R1 इक्वल टू R1। यहाँ रख देते हैं तो I1 बटा R1 इक्वल टू म्यू, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू R1, यहाँ से I1 निकल गया। इसी तरह आप PR सरफेस पर स्नेल का नियम लगाएंगे तो सिमिलरली इसी प्रकार PR सरफेस पर जब लगाइएगा तो I2 इक्वल टू आ जाएगा म्यू, I1 आया म्यू R1 तो I2 हो जाएगा म्यू R2। किस सरफेस के लिए, PR सरफेस पर जब आप स्नेल का नियम लगाएंगे, देखिए लगाएंगे साइन I2 बटा साइन R2 इक्वल टू I2 का अपोजिट μ2 बटा μ1। I2 बटा R2 बराबर म्यू आएगा तो I2 बराबर आ जाएगा म्यू R2। ठीक है, तो सिमिलरली उसी तरह से अब I1 I2 का वैल्यू निकल गया। I1 I2 का वैल्यू निकल गया। तो अब चल दीजिए इक्वेशन 5th से। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th क्या है, डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A और डेल्टा इक्वल टू I1 की जगह पुट कर दीजिए म्यू R1 म्यू R2 माइनस A और दोनों से म्यू को कॉमन लें तो हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस A। चूंकि एंगल ऑफ प्रिज्म आया था R1 प्लस R2
तो R1 प्लस R2 के जगह पर एक पुट कर देते हैं तो म्यू m माइनस ए, तो डेल्टा इक्वल टू ए कॉमन लेंगे तो म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये फॉर्मूला है आपके प्रिज्म के डिविएशन का। तो प्रिज्म के डिविएशन का फॉर्मूला हुआ डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये मेन फॉर्मूला आपका डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहां ए क्या है प्रिज्म का कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण। तो चलिए सारे फॉर्मूला को एक साथ लिखते हैं। तो पहला फॉर्मूला आया डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 I1 प्लस माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, जिसको और लिखे I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। यहाँ चूंकि A इक्वल टू आया R1 प्लस R2, तो डेल्टा का एक और फॉर्मूला बना I1 प्लस I2 माइनस A। चूंकि हम स्नेल के नियम से निकाले तो I1 आया म्यू R1 और I2 आया म्यू R2, तो यहाँ रख दिए तो आया म्यू R1, तो म्यू कॉमन लेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2, I1 की जगह म्यू R1, I2 की जगह पर म्यू R2 माइनस A, और म्यू R1 प्लस R2 की जगह एक पुट कर देंगे तो म्यू A माइनस A, तो डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। अब इस पे हम चलेंगे और साबित करेंगे क्या प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है। तो उस फॉर्मूले को हम साबित करेंगे। तो विचलन के लिए आप देखें कि कोई रे ऑफ लाइट प्रिज्म पर, फिर ध्यान दीजिए इसका फिगर है, फिगर समझ लीजिएगा। तो प्रिज्म फॉर्मूला बिल्कुल बिल्कुल इसी फिगर पर होगा और यही सब डेरिवेशन में यूज होगा आपका। तो PQR एक प्रिज्म था, ये क्या था आपका डेंसर मीडियम, इधर क्या था हवा लिए रेयर मीडियम, रेयर मीडियम रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है, क्या डाले नॉर्मल, इंसिडेंट रे अवलंब के बीच का I1, रे देख रहे हैं रेयर से कहाँ जाएगी डेंसर, तो सीधा ना जाके अवलंब की ओर क्या हो गई मुड़ गई, और मुड़कर मुड़ी तो ये हो गया अपवर्तित किरण अभिलंब जिसके बीच का कोण R1। ये रे आगे बढ़ी और PR सरफेस पर इंसिडेंट कर गई। अब इंसिडेंट की तो ये किरण ये रे PR के लिए इंसिडेंट रे हो गया, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का कोण इंसिडेंट एंगल, जिसे उल्टा दर्शाएंगे। हम बार बार इस पॉइंट को समझा रहे हैं आपको कि R2 PR का आपतन कोण है, ध्यान रखना कि उल्टा दर्शाते हैं ताकि फॉर्मूला सुटेबल बने। तो R2 क्या है PR सरफेस का इंसिडेंट एंगल है। चलिए आगे जाना था, रेयर डेंसर से कहा जा रही है रेयर, तो जब रेयर डेंसर से रेयर जाती है अभिलंब से क्या हो जाती है दूर भाग जाती है। तो अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण या निर्गत कोण कहेंगे, क्योंकि ये किरण प्रिज्म से क्या हो गई बाहर निकल गई। अच्छा स्ट्रेट से जाना था, यहाँ से इतना मुड़ा तो ये विचलन हुआ डेल्टा 2, इसी को यहाँ जाना था सीधे इतना मुड़ा तो ये PQ सतह से डिविएशन हुआ डेल्टा 1। डेल्टा 1 कितना हुआ टोटल I1 में R1 घटा दिए तो I1 माइनस R1। इसी तरह आगे से पीछे मिलाए तो ये डेल्टा 2 तो ये डेल्टा 2, ये डेल्टा 2 है तो ये डेल्टा 2, डेल्टा 2 कितना हो जाएगा I2 माइनस R2, बड़ा कोण में छोटा कोण घट जाएगा और यहाँ टोटल डिविएशन डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्यों? क्योंकि बहिष्ठ कोण अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसका ये डेल्टा एक्सटर्नल है। कैसे? तो रे जब हम लाइट इंसिडेंट कराए प्रिज्म पे तो इसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन प्रिज्म से बाहर यहाँ निकल रही है रे, तो इतना एंगल से ये क्या हो जाएगी डिविएट, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दोनों नामों को मिलाया और यहाँ का एंगल क्या मान लिए फाई मान लिए। ये आपका फिगर था। और ये चूंकि आपका इंसिडेंट सरफेस और निर्गत सरफेस है तो ये कोण प्रिज्म का कोण है, ये नॉर्मल है इस सरफेस पर तो ये टोटल एंगल 90, ये सरफेस ये नॉर्मल तो ये टोटल कोण 90। और हम चलिए दोनों त्रिभुज और इस चतुर्भुज से और फॉर्मूला आए डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए।